हेलो स्टूडेंट, निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हमने कल तक परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए हैं और अब हम आगे, वैसे तो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं और आपके सिलेबस से इतना रिलेशन भी नहीं है इनका, लेकिन चूंकि आवर्त सारणी आपके सिलेबस में दे रखी है, इस वजह से मैं 3D श्रेणी के अतिरिक्त 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको अभी बता रहा हूं। हालांकि आवर्त सारणी का एक छोटा सा प्रारूप मैं इधर बना रहा हूं। आवर्त सारणी को हम नेक्स्ट जो आपका लेसन है इसी यूनिट का सेकंड चैप्टर, उस चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल शॉर्ट में आवर्त सारणी को थोड़ा सा बना के बता रहा हूं कि किस प्रकार से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी में 18 तो होते हैं वर्ग और 7 होते हैं आवर्त। क्या होते हैं? आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, जिनमें से आपका पहला जो वर्ग है वह है ह ली ना की रव से फरियाद। इसके बाद सेकंड जो वर्ग है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1 और 2 3, क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके बाद ये 3 से शुरू होगा। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 11 से शुरू होगा। तीसरे में 8 19 से शुरू होगा। इधर बात करें तो ये क्या होगा, 3 8 8 फिर 18 जोड़ दीजिए, 37 से शुरू होगा। इसके बाद फिर 18 जोड़ दीजिए, यह आपका शुरू होगा 37 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 55 से शुरू होगा। इसके बाद अपन इधर 32 जोड़ें तो 87 से शुरू होगा। कितने शुरू होगा? ये 87 से शुरू होगा। अब देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो ये 3 के बाद क्या आएगा, 4 12 20 38 56 और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 88। ये क्या है? ये तो है आपका फर्स्ट वर्ग और ये क्या है आपका सेकंड वर्ग। क्या है ये? सेकंड वर्ग। ठीक है, ये आवर्त सारणी के स्टार्टिंग के 2 वर्ग हैं। एक तो है आपका फर्स्ट वर्ग जिसकी ट्रिक क्या है, हलीना की रफ से फरियाद, और जो दूसरा है आपका सेकंड वर्ग जिसकी ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब देखिए ये तो केवल मैंने इसलिए बताया कि जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं डी ऑर्बिटल्स को, किससे? आवर्त सारणी से। अब देखिएगा यहां अगर मैं बात करूं तो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, ये 6वां आवर्त और ये 7वां आवर्त। अब कई बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि सर वर्ग कैसे कहते हैं और आवर्त कैसे कहते हैं। देखिए आवर्त सारणी जो आपकी बनी हुई है, इसमें अगर अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब हम वर्ग की बात कर रहे हैं। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, और जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आवर्त की। किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब हम आवर्त की बात कर रहे हैं। मैं इसको डिटेल से अभी इसलिए नहीं बता रहा, इन सबको मैं आगे बताऊंगा। डिटेल से आवर्त सारणी को पढ़ेंगे हम, पूरी एक क्लास आवर्त सारणी के लिए लेंगे, लेकिन अभी हमें केवल 4D और 5D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने। देखिए कल मैंने आपको बताया कि जो तीसरी संक्रमण श्रेणी है वो आपकी चौथे आवर्त से शुरू होती है। वो संक्रमण श्रेणी कौन सी थी? स्कैंडियम 21, साइंस, टीचर, विनीता, क्रॉ, मानी, फे, को, नी, क्योंकि जानते हैं। यही ट्रिक बताई थी मैंने। साइंस, टीचर, विनीता, क्रॉ, मानी, फे, को, नी, क्योंकि जानते हैं। ये मैंने इनके परमाणु क्रमांक इनके कोष्टक में लिख दिए। इसके बाद हम अगर बात करें सेकंड संक्रमण श्रेणी, या हम कह सकते हैं 4D श्रेणी की, तो चूंकि ये जो आपके डी विन्यास होते हैं, इनका डी ऑर्बिटल होते हैं, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 to 10 ns2। क्या होता है? n-1 d1 to 10 ns2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका वर्ग होगा उससे एक कम कौन सा होता है? डी ऑर्बिटल होता है। वापस से समझ लीजिए कि डी कक्षकों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 to 10 ns2। जैसे मान के चलो ये आपका चौथा 4s वर्ग है, 4s आवर्त है, तो इसके साथ में कौन सा आवर्त होगा? सॉरी आवर्त नहीं,
यदि 4s कक्षक है तो इसके साथ में 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और कल अपन ने देखा भी था 4s2 के बाद हम 3d में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, 3d1, 3d2, 3d3, इस प्रकार से 3d10 तक। ठीक इसी प्रकार से अगर मान के चलो मैं बात करता हूं सेकंड संक्रमण श्रेणी की, जो कि आपकी 5वें आवर्त से शुरू होगी। किससे? 5वें आवर्त से शुरू होगी। देखिए n का मान 5 है, जिस आवर्त से शुरू हो रही है वही उसका क्या होगा, n का मान होगा। तो यहाँ पर 5s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5s2, और इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो n-1, n कितना है 5-1, 1 to 10, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन 4d 1 to 10 और 5s 1 to 2 भराए आएंगे। कहने का मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन 4d और 5s में आएंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन 4d और 5s में आएंगे। लेकिन बात यह है कि 4d और 5s में से सेकंड संक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएंगे? तो देखिए हम अगर इनका n+l का मान निकालें, 4d और 5s n+l की बात करें तो हमें पता लग जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आने वाले हैं। इसका n+l है 4+2 बराबर 6, और इसका n+l है 5+0 बराबर 5। इसका मतलब n+l जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम होती है, जिसकी ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरे जाएंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाने वाले हैं, 5s कक्षक में भरे जाने वाले हैं। और उसके बाद जब 5s कक्षक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे d ऑर्बिटल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरे जाएंगे तभी उन्हें d कक्षक के एटम कहा जाएगा या d ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 5s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये d ऑर्बिटल से पहले ही भर जाएंगे, क्योंकि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन s में आएगा उसे s ब्लॉक कहेंगे। इसका मतलब इस s ब्लॉक में, क्योंकि वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 को s ब्लॉक कहा जाता है, जब ये आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में आएंगे उन्हें s ब्लॉक तत्व कहा जाएगा। और जब आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन ये जब पूरा भर जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे d में। जब 5s पूरा भर जाएगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन d में आएंगे, तब इन्हें d ब्लॉक तत्व कहा जाएगा। अब बात है कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, सेकंड संक्रमण श्रेणी कौन सी है। तो देखिएगा सेकंड जो संक्रमण श्रेणी है आपकी वो है, ट्रिक में बोल रहा हूं आपको, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। यारी मतलब वाई, जिन्हें हम बोलते हैं यट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 39, 38 के बाद 39। इसके बाद हम बात करें जिरकोनियम की, इसका होता है 40। इसके बाद नियोबियम की बात करें 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, रूथेनियम 44, रोहिडियम 45, पैलेडियम 46, अर्जेंटम 47 और कैडमियम 48। ये क्या है इनके परमाणु क्रमांक के? ट्रिक वापस से सुन लीजिए, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। ये क्या है इसकी ट्रिक है याद करने की। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 4d और 5s में, इतना हमें पता लग गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि 6ठे आवर्त में आएगी, जिसे हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5d श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्यों यहाँ 4d श्रेणी के तत्व क्यों कहा? क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन 4d में आ रहे थे, अब आने वाले इलेक्ट्रॉन 5d में आएंगे, इस वजह से उसे 5d श्रेणी के तत्व कहा जाएगा। कैसे पता लगा 5d में आएंगे? देखिए यहाँ पर n बराबर कितना है, 6, क्योंकि आवर्त की संख्या कितनी है, 6। n बराबर 6 है, इसका मतलब ns2 की बात करें तो 6s2 और n-1 की बात करें तो 5d 1 to 10। इसका मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन 5d और 6s में आएंगे, या हम कह सकते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉन 5d में आएंगे। चूंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में आएंगे, 5d ऑर्बिटल में आएंगे, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व है वो d ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो लास्ट आपका संक्रमण श्रेणी बची है, ये संक्रमण श्रेणी कौन सी है वो देखिए, इसकी ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। ला, हफ, ता, वरना, रे और इधर पिटाई और होगी। ये क्या है, इसके याद करने की ट्रिक है। परमाणु क्रमांक की बात करें 56 के बाद कितना आएगा, 57। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जैसे ही लेंथेनम आता है 57, तो इस 5d श्रेणी में, तृतीय संक्रमण श्रेणी में लेंथेनम 57 और हाफनियम होता है 72। अब हमारे एक चीज समझ में नहीं आती कि यहाँ पर ये जो 14 तत्व हैं, क्योंकि 57 के बाद 14 तत्व जुड़े,
तभी तो 71 होगा। इसका मतलब ये 14 एलिमेंट्स गए कहाँ, देखिए लैंथेनम 57 और हाफनियम 72 के मध्य में 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। कौन से एलिमेंट्स आते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जिन्हें हम लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ लैंथेनम 57 और हाफनियम 72 के मध्य में 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे आएंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना सुनिएगा कि लैंथेनम के बाद में और हाफनियम से पहले 14 लैंथेनाइड तत्व आते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका 57 के बाद 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, इसके बाद आपका ये लास्ट में क्या होगा, मरकरी 80। ठीक है, तो ये आपके तीनों संक्रमण श्रेणियां हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, हम तीनों को देख चुके हैं। अब हम एक एक करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की बात करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें भरे जाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें प्रथम संक्रमण श्रेणी की, तो मैं कल आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बता चुका हूं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके लिए, सेकंड संक्रमण श्रेणी के लिए। किसके लिए बात करेंगे? सेकंड संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे। कौन सी है सेकंड संक्रमण श्रेणी? अपन लिख लेते हैं इधर, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह में, पड़े, आग में, कूद जा। यही है ट्रिक। ये क्या है? इसके याद करने की ट्रिक है। अब देखिए, इसके बाद अगर अपन देखें इसको, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, पैलेडियम 46, अर्जेंटम 47 और कैडमियम 48। अब इसमें आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन कौन से कक्षक में आएंगे, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 to 10। आपको केवल इतना याद रखना है कि जब भी 3D श्रेणी की बात आएगी तो वह चौथा कोष होगा, जब 4D श्रेणी की बात आएगी तो वह पांचवा कोष होगा, जब 5D श्रेणी की बात आएगी तो वह छठवां कोष होगा। कारण क्योंकि n-1d होता है। दैट्स क्लियर। ये जो आपकी तृतीय संक्रमण, जो आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी है वह चौथे कोष से शुरू होती है, हम देख भी चुके हैं, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी पांचवें कोष से शुरू होती है। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो NH2 है यह है आपका पांचवा कोष, क्योंकि n का मान क्या है? 5। द्वितीय संक्रमण श्रेणी पांचवें कोष से शुरू होती है, इस वजह से n का मान है 5। 5s में इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ही 5s पूरा भर जाएगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन n-1 में आने लग जाएंगे। n-1 मतलब 5 - 1 d1 to 10, इसका मतलब 4d1 to 10 और 5s में इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेकंड संक्रमण श्रेणी में आने वाले इलेक्ट्रॉन या तो 4d में भरे जाएंगे या फिर 5s में भरे जाएंगे, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ही भरा जाएगा, तभी तो इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। यदि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ना भरा जाए और s ऑर्बिटल में भर लिया जाए तो उसे अपन डी ब्लॉक तत्व कह ही नहीं सकते, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर s में भरा जाएगा उसे s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? d ऑर्बिटल में आएगा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जब अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए कि यह कौन सा परमाणु क्रमांक है। ये ट्रियम है आपका 39, इसमें 39 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इन 39 इलेक्ट्रॉन्स को हमको एक एक करके भरना है, लेकिन देखिए अगर मैं इसको लिखने लगूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 इस प्रकार से लिखूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो आपकी अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36। मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? डायरेक्ट लिख दिया क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो आपकी अक्रिय गैस है, इसका परमाणु क्रमांक है 36। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने क्रिप्टॉन लिखा, एक साथ 36 इलेक्ट्रॉन भरने में आ गए। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है किस में आने वाले हैं। पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 5s ऑर्बिटल में और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 4d ऑर्बिटल में। ये चीज तो हमारे समझ में आ गई। क्यों 5s में पहले आएंगे? क्योंकि n+l का मान 5s के लिए कम होता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन 5s में पहले आएंगे और n+l का मान 4d के लिए ज्यादा होता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन 4d में बाद में आएंगे। तो
तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4s जो है, सॉरी 5s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 5s2 और इसके बाद 4d1, क्योंकि 39 है 36 तो ये हो गए 4d1 5s2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि आप एक काम करना कि s वाले ऑर्बिटल से पहले d लिखना, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो आप इसी में पहले भरो 5s2, लेकिन बचे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया हमने 4d1। आप एक बार काउंट भी कर सकते हो कि क्रिप्टॉन में 36, s में 2 38 और d में 1 39 इलेक्ट्रॉन, और हमें 39 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो ये किसका हो गया, यट्रियम 39 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम बात करते हैं जर्कोनियम 40। देखिएगा ये हो गया क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, वही 5s2 कितना हो गया 38। अब 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, तो ये कितना हो गया 4d2 5s2। ठीक है, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जिरकोनियम का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, ये जिरकोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Zr40 का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कि नियोबियम का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम सोचते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाने वाला है क्रिप्टॉन 4d3 और 5s2, इस प्रकार से लिखा जाने वाला है। वापस से सुनिएगा, जब नियोबियम की बात करेंगे, एनबी की बात करेंगे 41, तो हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन आपको ये एक एक्सेप्शनल केस में याद रखना है कि यहाँ पर 4d3 5s2 नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4d4 5s1। क्या होता है 4d4 5s1, तो आपको इसको किस में याद रखना है, एक्सेप्शनल या कह सकते हैं अपवाद के रूप में याद रखना है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 4d4 5s1। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे याद रखें, इसका रखना है या नहीं रखना, तो वो मैं आपको लास्ट में याद करने की ट्रिक बता दूंगा। अभी आप एक एक को समझते चलिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोलिब्डेनम 42 की। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोलिब्डेनम 42 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फुलफिल्ड किया जाएगा। अब देखिए मोलिब्डेनम 42 में जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो क्रिप्टॉन के 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, क्रिप्टॉन के 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करते हैं 5s के लिए, 5s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन और बचे, 36 और 2 38, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो 4d4। ठीक है, क्या हुआ 4d4 5s2। लेकिन हमने कल अर्धभरा और पूर्णभरा विन्यास का साहित्य पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि यहाँ अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 5s और 4d दोनों की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, या कह सकता हूँ डेल्टा ई का मान बहुत कम होता है। डेल्टा ई से हमारा मतलब क्या हुआ कि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डी में जा सकता है और दोनों का क्या हो सकता है, अर्धभरा विन्यास। क्या हो सकता है, दोनों का ही अर्धभरा विन्यास हो सकता है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 5s1 हो जाएगा। इसको आप एक्सेप्शनल ना माने क्योंकि इसका तो एक रीजन है, कारण है। कारण क्या है, 4d4 5s1 होना चाहिए था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि मोलिब्डेनम 42 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 5s1 होना चाहिए था, जबकि 5s2 होना चाहिए था, लेकिन जबकि होता 4d5 और 5s1 है। कारण बताइए, वापस से सुनिएगा कि मोलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 5s2 होना चाहिए था, जबकि होता 4d5 5s1 है। क्यों, तो देखिए कि 4d और 5s की ऊर्जा के मध्य में बहुत कम डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस का मान बहुत कम होता है। चूंकि इसकी एनर्जी डिफरेंस का मान बहुत कम है, इस वजह से 4s से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से 4d में जा सकता है। 5s से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से 4d में जा सकता है। इस वजह से इसका विन्यास 4d5 5s1 हो जाएगा, और दोनों का ही अर्धभरा विन्यास होने के कारण यह विन्यास स्थायी भी होता है। ठीक है, तो ये तो इसका कारण हो गया। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियम 43 की। देखिएगा हम बात करते हैं टेक्नीशियम की, तो क्रिप्टॉन 36, हम जानते हैं 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 5s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन और बचे, 36 और 2 38। 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 5, क्योंकि 38 और 5 43। देखिए अब यहाँ 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका, क्रिप्टॉन 4d5 5s2। तो ये आपका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, अब तक केवल एक एक्सेप्शनल केस आया है, जो क्या है आपका नियोबियम 41, जिसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर
5s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जबकि 4d में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब वापस से देखिए, हम बात करें रूथेनियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम? रूथेनियम की बात कर रहे हैं। देखिएगा क्रिप्टॉन 18, हम क्या सोचते हैं कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5s2, यहाँ बचा 4d, बचे कुछ 6 इलेक्ट्रॉन 4d में आने चाहिए, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन 4d में आने चाहिए। लेकिन ये भी क्या है, आपका एक्सेप्शनल केस है। इसमें भी क्या होता है कि वही 5s का 1 इलेक्ट्रॉन 4d में चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d7 और 5s1 हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d7 और 5s1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा गया है, इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि रूथेनियम के बाद में क्रिप्टॉन 36, 4d7 36 और 7 43 और 1 44। इस प्रकार रूथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका? 4d7 और 5s1 होता है। क्या होता है? 4d7 और 5s1। अब देखिए, हम बात करें रोहिडियम की, RH की। अगर RH की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, वही क्रिप्टॉन 18, क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन 18, उसके बाद वही 5s2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4d7 5s2। क्या हो गया? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन 36 और 7 43 और 2 45। इस प्रकार से क्रिप्टॉन 4d7 5s2 इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखिएगा, हम नेक्स्ट बात करते हैं पैलेडियम 46 की। 46 इलेक्ट्रॉन आने हैं इसमें। क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमने लिख दिया क्रिप्टॉन। उसके बाद हम बात करते हैं 4d और 5s की। देखिएगा, 4d और 5s में से हम वही 5 जो आपका 5s है, इसमें क्या रख देंगे अपन? 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को 4d में रख देंगे। अब देखिएगा, हम जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाने वाले हैं, इनमें आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं वो आएंगे 4d10। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखना कि यहाँ पर 5s में 0 हो जाता है और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 5s में तो 0 और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो पैलेडियम का ये हो गया। अब देखिए आगे अर्जेंटम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? अर्जेंटम की बात करें, क्रिप्टॉन 36। इसमें अब 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और 4d में 9 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। लेकिन वही कारण, चूंकि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 1 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के बाद इसका पूर्ण भरा हुआ विन्यास हो सकता है, और पूर्ण भरा हुआ विन्यास आंशिक भरे हुए विन्यास से ज्यादा स्थायी भी होता है। देखिएगा, ये जो आपके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन अगर 4d में चला जाए तो यह विन्यास स्थायी विन्यास हो जाएगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब देखना, यहाँ से जो 5s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो 4d के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये पूर्ण भरा हुआ विन्यास हो जाएगा। और यहाँ पर 5s में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अर्ध भरा विन्यास। देखना, अब यहाँ से क्या हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव कर गया, 4d10 और 5s1। कारण क्या है कि 4d और 5s दोनों के बीच में डेल्टा E का मान, एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। और इतने कम एनर्जी डिफरेंस होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से 5s से 4d में चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका? 4d10 और 5s1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4d10 और 5s1 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कैडमियम। क्या बचा है हमारे पास? कैडमियम। कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वैसे भी क्रिप्टॉन 36 4d10 और 5s2 हो जाएगा। ये कैसा? डी ऑर्बिटल भी आपका पूरा भर जाएगा और s ऑर्बिटल भी आपका कंप्लीट भर जाएगा। इस प्रकार से कैडमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4d10 5s2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4d10 5s2। अब देखिए, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुए, पर अब हमारे सामने एक समस्या ये खड़ी होती है कि सर इन एक्सेप्शनल केसों को कैसे याद किया जाए, अपवादों को कैसे याद किया जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की,
तो इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये रोहिडियम का थोड़ा गलत लिख दिया अपन ने, 485s1 होगा। क्या होगा? 485s1। देखिए अब इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को हमें याद रखना है, तो याद कैसे रखा जाए, किस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को याद रखें, तो देखना आपको एक सीधी सी ट्रिक बताता हूं कि D3, D6 और D9 हमें लेना ही नहीं है। D6, D3 और D9 हमें लेना ही नहीं है। कहने का मतलब 5D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D3 जब भी आए, D3 हमें नहीं लेना, उससे नेक्स्ट वाला D4 कर देना है। और 5s में कितना रह जाएगा? 1। दैट्स क्लियर। जैसे ही D6 आए, D6 हमें नहीं करना, हमें D7 करना है और 5s में कितना रह जाएगा? 1। जैसे हमने यहां पर किया है, D6 आना चाहिए था, लेकिन D6 की जगह क्या किया है? D7। और 5s में कितना इलेक्ट्रॉन आया? केवल 1। अब देखिए D9 की बात करें तो D9 भी आपको 5D श्रेणी में नहीं लेना है। 5D श्रेणी में जैसे ही D9 आएगा D8 के बाद में, आपको D9 नहीं लेना, यहां से क्या कर देना है? इसको D10 कर देना है। क्या कर देना है? D10 कर देना है। ठीक है, तो आपके D3, D6 और D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D श्रेणी में नहीं होते हैं। और देखिए हम बात करें D5 विन्यास की, तो D5 जो विन्यास है आपका, ये D5 विन्यास, D5 यहां पर कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और इसी प्रकार D10 भी कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, तो वैसे तो ये एक्सेप्शनल केस आपको याद ही रखने पड़ेंगे, एक तो ये वाला, और तीसरा जो है आपका वो ये वाला। ये तीनों एक्सेप्शनल केस आपको याद रखने पड़ेंगे, और सभी का रीजन है कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब देखिए इनकी जो याद करने की ट्रिक थी वो क्या है आपकी? सीधी सीधी कि D3, D6 और D9 हमें लेने ही नहीं है, D5 लगातार 2 बार लेने हैं, और D10 लास्ट के 3 तत्वों में आना है। ठीक है, तो ये इसके याद करने की क्या है? एक सामान्य सी ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब जो बचा 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा लास्ट आपका टॉपिक स्लाटर रूल, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।